गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल, concept of law of production. In the previous chapter we have studied the concept of production function and we needed that it refer to the physical relationship between the input and output. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन और उसी में हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप आता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट इन द शॉर्ट रन increasing in the level of output is possible only through the greater utilization of variable factor. और शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सिर्फ हमारे पास वेरिएबल फैक्टर का ही ऑप्शन है, जबकि लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं तो हम कितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस economics realize that in the short run when the application of variable factor is increased the use of other factors remaining constant. तो short run में क्या हुआ कि कुछ factors जो थे वो फिक्स थे और सिर्फ एक ही फैक्टर को हमने वेरिएबल फैक्टर कंसीडर किया. ठीक है, आउटपुट जो है वो बढ़ाना है तो सिर्फ एक फैक्टर को इंक्रीज करके बढ़ाया जा सकता है, जबकि लॉन्ग रन में हमारे सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल थे, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं था. तो अगर आप लॉ ऑफ प्रोडक्शन स्टडी करते हैं तो शॉर्ट रन में जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसे रिटर्न टू फैक्टर कहा जाएगा, क्योंकि उसमें एक फैक्टर को छोड़कर बाकी फैक्टर फिक्स होते हैं, एक ही वेरिएबल होता है. और लॉन्ग रन में जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन होगा उसे रिटर्न टू स्केल कहा जाएगा, क्योंकि उसमें सभी के सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल. बेसिक डिफरेंस तो स्टूडेंट्स रिटर्न टू फैक्टर और स्केल का पीरियड का ही है कि ये शॉर्ट रन एनालिसिस है और ये लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में सभी फैक्टर फिक्स होते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर. शॉर्ट रन में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो एक लिमिट तक ही इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि एक ही वेरिएबल फैक्टर है. लॉन्ग रन में कितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है, इसमें जो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वो सिर्फ क्वांटिटी को इंक्रीज करता है क्योंकि एक ही वेरिएबल फैक्टर है, बाकी कांस्टेंट है. रिटर्न टू स्केल में सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर हैं तो आप कितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, तो इसमें हमारा बिजनेस का लेवल चेंज होता है, इसीलिए इसे रिटर्न टू स्केल कहा जाता है. इसमें वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन एप्लीकेबल है, इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन एप्लीकेबल है. ठीक है, ये डिफरेंस आपको बाद में हेडिंग में भी दे रखा है जो मैंने बताया है. तो इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली 3 लॉज आएंगे: रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड रिटर्न टू स्केल. इससे पहले मैं आपको पिछले चैप्टर का ग्राफिकल बताऊंगी, जो उसमें टीपी एपी एमपी का आया था, उसके ग्राफ्स बताऊंगी, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगी. तो स्टूडेंट्स मैं आपको ना एक टेबल बनवा रही हूँ, उस टेबल में हम काफ़ी यूजफुल रहेगी. टीपी एपी एमपी तीनों का शेड्यूल आपको क्लियर हो जाएगा और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी क्लियर हो जाएगा. तो देखिए हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो है लैंड. ठीक है, इसको हम फिक्स रखेंगे. लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा. इसके बाद हमारा टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल और एवरेज हमें फाइंड आउट करना है. देखिए एक लैंड के साथ एक लेबर, ठीक है, एक लैंड के साथ एक लेबर, तो प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए 2 यूनिट्स का. जब हमने दूसरा लेबर लगाया तो प्रोडक्शन 4 होना चाहिए, बट नहीं, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन हो जाएगा 5. जब तीसरा लेबर लगाया तो 6 होना चाहिए, बट नहीं, अभी देखिए 3 का चेंज आया, अब 4 का चेंज आएगा. इंक्रीजिंग रेट में जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का एडिशन करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है. तो ये हो गया 9. अब 3 स्टेजेस तक तो मैंने इंक्रीजिंग रेट दिखा दी, लेकिन एक बियॉन्ड अ लिमिट, एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन की जो स्पीड होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है. वही तो हमारे रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हैं जो हमने एक्सप्लेन करने हैं. तो ये स्पीड अभी देखिए मैंने 3 का इंक्रीज दिया, फिर 4 का दिया, अब फिर 3 का दे देती हूँ वापस से, हो जाएगा 12. अब 2 का दे देते हैं 14, 1 का दे देते हैं 15,
कोई चेंज नहीं देते। 15 एक रिड्यूस करके भी दिखा देंगे, एक ऐड कर देंगे, एक रिडक्शन भी दिखा देंगे। तो ये हमने टीपी बनाया। अब हमें फाइंड आउट करना है एमपी। एमपी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टीपी बाय चेंज इन लेबर। जो टीपी में चेंज आया, जो एमपी में चेंज आया, तो फर्स्ट तो सेम ही रहता है। टीपी में चेंज आया 3 यूनिट का, लेबर में 1 यूनिट का, 3/3 1। यहाँ चेंज आया 4 यूनिट का, यहाँ चेंज आया 1 यूनिट का, 4/1 4। इसका मतलब नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को हमें माइनस करना है, क्योंकि यहाँ तो एवरी टाइम 1 का ही चेंज आ रहा है। तो 3 2 1 0 -1। तो एमपी का एक फॉर्मूला तो यही हो गया, चेंज इन टीपी बाय चेंज इन लेबर। एक और भी है, टीपीएन माइनस टीपीएन -1। इसको पुट करके बताती हूँ। मान लो मुझे एमपी फाइंड आउट करना है एट 5, मतलब एन मेरा 5 है, तो टीपी एट 5 -1, टीपी एट 5 माइनस टीपी एट 4, मतलब फिफ्थ टर्म 14, फोर्थ टर्म 12। तो टीपी कितना, एमपी कितना आया 2, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म 2। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एपी का फॉर्मूला है टीपी बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो 2/1 2, 5/2 2.5, 9/3 3, 12/4 3, 14/5 2.8, 15/6 2.5, 15/7 2.1। ये आ जाएगा 1 8 1 जा 1 8 1 जा 8 6 1.7। तो इस तरह से हमारा टेबल बनेगा। ये टेबल हम 2 से 3 बार यूज करने वाले हैं, तो इसको तो आपको अच्छे तरीके से करना है। अब इसी का हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस जैसे आप लेते हैं वैसे लीजिए। इसी ग्राफ में आपको इसका रिलेशन बताएंगे। नीचे तो लेबर की क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्टिकल लाइन पे हम लेंगे टीपी एपी एमपी। बुक में तो बच्चों वेरिएबल फैक्टर 2 ग्राफ बना रखे हैं, हम एक में ही मैनेज कर लेंगे। अगर आप एक में मैनेज कर सकते हैं तो एक में बनाइए, नहीं तो 2 में बनाइए। एमपी और एपी का अलग से बनाइए। ठीक है, 2 का गैप भी ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं, चॉइस है आपकी। तो 1 लेबर पर टीपी है 2 लेबर पर टीपी है 5, 3 लेबर पर टीपी है हमारा 9, 4 लेबर पर टीपी है 12, देन 12 के बाद है 14, देन 15, देन अगेन 15, देन 14। ये डॉट्स लगाई मैंने, ठीक है। इनको फ्री हैंड मिलाना है, स्केल से नहीं मिलाना। जो शेप जाएगी वही शेप हम आने देंगे, ठीक है। ये बन गया मेरा टीपी का ग्राफ। अब हम बनाएंगे एमपी का। एमपी है 1 पे 2, देन 3, देन 4, देन 3 2 1 0 -1। एमपी नेगेटिव हो जाता है क्योंकि टीपी कम होता है, तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। इसको भी स्केल से नहीं मिलाना, फ्री हैंड ही जाएगा ये एमपी। एपी का भी बना देते हैं 2 2.5, 3 3। यहाँ इनका कट हो गया, एमपीएपी का 3 पर कट हो गया 4th यूनिट पर, ठीक है। देन 2.8, 2.5, 2.1, 1.7। एपी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है।
ये बन गया हमारा एपी का ग्राफ। एक जगह पे ये हमारे एमपी को कट करके निकलेगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारे ये तीनों ग्राफ बनते हैं। अब इनका क्या है देखिए, टेबल में हमने 3 स्टेजेस ली थी कि एक स्टेज तक तो इंक्रीज होकर इंक्रीजिंग रेट पर प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग रेट पर, फिर यहां पर डिक्रीजिंग रेट पर, इस डिक्रीजिंग रेट के साथ ही एक बार प्रोडक्शन बढ़ा भी नहीं और वहां पे हमारा टीपी जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हुआ और एमपी हमारा नेगेटिव हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये ग्राफ है, 3rd स्टेज तक एमपी पॉजिटिव है और टीपी का इंक्रीजिंग रेट है, तो ये बनेगा हमारा 1st स्टेज। ठीक है, इसलिए मैं एक ही ग्राफ पे बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे स्टेजेस शो करनी होती हैं। अलग अलग बनाएंगे तो स्टेजेस शो करने में दिक्कत आती है। 2nd, जहां पे मेरा टीपी हाईएस्ट है, इसको नीचे तक लेके आते हैं, वहां पे आपको एमपी नेगेटिव मिलेगा, सॉरी 0 मिलेगा, एमपी 0। और ये 3rd, ये 2nd स्टेज हो गया। 3rd में क्या है, टीपी घटने लग गया और एमपी क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी तीनों स्टेज। अब रिलेशन यहीं से क्लियर हो गया कि जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे जाता है तो एमपी बढ़ता है, टीपी डिक्रीजिंग रेट पे गया, एमपी ने कम होना स्टार्ट कर दिया, टीपी घटा, एमपी नेगेटिव हो गया। क्लियर? यही रिलेशन था। एमपी और एपी का भी यहां से क्लियर हो गया कि एमपी और एपी बढ़ते हैं तो एमपी एपी से ज्यादा है, घटते हैं तो एमपी एपी से छोटा है। एमपी 0 और नेगेटिव होता है लेकिन एपी नहीं होता। एमपी और एपी आपस में जहां मिलते हैं वो एपी का हाईएस्ट पॉइंट है। यही रिलेशन था जो कि इस ग्राफ में और टेबल में बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये ग्राफ हमारी जो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, 7 चैप्टर, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल, उसमें भी यूज होने वाली है। तो प्लीज टेबल को और ग्राफ को ध्यान से कीजिए। अगर रिलेशनशिप आता है टीपी एपी एमपी का, तो यही टेबल और ग्राफ आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्लियर, विद देयर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।